हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैटर के बारे में, जो कि सुपर टेट का एक टॉपिक है मैटर। उसके बारे में बात करने जा रहे हैं क्योंकि सुपर टेट के अंदर केमिस्ट्री का अहम भूमिका होती है। इसमें से 4 से 5 अंक का पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे द्रव्य के बारे में, द्रव्य होता क्या है। तो आपके यहाँ टॉपिक जो है सिलेबस में वो है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मैटर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैटर होता क्या है। तो इसे हम हिंदी में द्रव्य कहते हैं। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। द्रव्य का अर्थ होता है ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अर्थात इस विश्व के अंदर जितनी भी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं वे सभी द्रव्य कहलाती हैं। तो इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और उनमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, प्लेस घेरती हैं और उनमें द्रव्यमान होता है, अर्थात मास होता है, ऐसी वस्तुएं द्रव्य कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे द्रव्य, इसकी कितनी क्लासिफिकेशंस होते हैं, कितने भागों में इनको वर्गीकृत किया गया है, वो भाग क्या क्या होते हैं, उन सभी के बारे में हम यहां चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो मैटर होता है। मैटर का क्लासिफिकेशन किया गया है 2 प्रकार से। मैटर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर, इसे कहते हैं भौतिक गुणों के आधार पर। तो द्रव्य को 2 भागों में बांटा जाता है, भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर। तो हम देखते हैं इनके अंदर भी क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इनको भी 2 भागों में बांटा जाता है। यहां आता है प्योर सब्सटेंस, इसे हिंदी में कहते हैं शुद्ध पदार्थ। सेकंड आता है यहां पर इम्प्योर सब्सटेंस, इसे कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। अब ये शुद्ध पदार्थ क्या है, अशुद्ध पदार्थ क्या है, इनके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर को कितने भागों में बांटा जाता है। तो देखिए, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसके आधार पर मैटर को 5 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 सॉलिड, इसे हिंदी में ठोस अवस्था कहते हैं। दूसरा होता है आपका लिक्विड, इसे हिंदी में द्रव अवस्था कहते हैं। तीसरा होता है गैस, इसे हिंदी में गैसीय अवस्था कहते हैं। नंबर 4 होता है प्लाज्मा, इसे हिंदी में प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, और इसे भी हिंदी में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। तो ये भौतिक गुणों के आधार पर द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है ठोस अवस्था, दूसरी होती है द्रव अवस्था। ये जो द्रव होता है और ये जो द्रव्य है, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। द्रव का मतलब होता है लिक्विड और द्रव्य का मतलब होता है मैटर। जो मैटर होता है उसकी ये अवस्थाएं होती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें से जो लिक्विड होता है उसे हम द्रव्य कहते हैं, और ये द्रव्य जो होता है इसके अंतर्गत ये तीनों आती हैं। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर 5 प्रकार के मैटर को बांटा गया है। अब इसका जो हम डिटेल में चर्चा करेंगे वो थोड़ा बाद में करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस जो होते हैं इनको कितने भागों में क्लासिफाई किया जाता है। तो जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। यहां पर देखते हैं हम, इसमें आता है पहले एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, हिंदी में एलिमेंट को कहते हैं तत्व और कंपाउंड को कहते हैं यौगिक। तत्व और यौगिक,
प्योर सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। और इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उसमें आपका आता है मिक्सचर, इसको हिंदी में कहा जाता है मिश्रण। अब ये आपका जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है इसे मिश्रण कहते हैं, और जो मिश्रण होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस। इसे हिंदी में कहते हैं भैया समांगीय, और इसे कहते हैं विषमांगीय। ये मिक्सचर भी आपके दो प्रकार के होते हैं। अब हम देखें इसमें तो जो होमोजीनियस आपका सॉल्यूशन मिक्सचर होता है उसे हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसे आप विलयन कहते हैं। और जो हेट्रोजीनियस वाला होता है उसके भी दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, और दूसरा होता है सस्पेंशन। इसके दो प्रकार होते हैं। अर्थात जो मैटर होता है उसे आपका इस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। मैंने आपको बताया केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर प्योर सब्सटेंस होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब ये जो प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड आते हैं, इनमें से जो एलिमेंट होते हैं इनके भी तीन पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट होता है आपका मेटल, इसे हिंदी में धातु कहा जाता है। सेकंड होता है आपका नॉन मेटल, इसे हिंदी में अधातु कहते हैं। और तीसरा जो होता है उसे कहते हैं मेटेलॉइड, इसे हिंदी में उपधातु कहते हैं। अब आपके सामने जो आपका ये पूरा मैटर लिखा हुआ है, ये आपका मैटर की सभी अवस्थाएं हैं। अब इसमें से हम एक एक अवस्था की डिटेल में चर्चा करेंगे। मैंने आपके सामने सबसे पहले मैटर को क्लासिफाई कर दिया है कि इस मैटर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें आपका देखेंगे ये मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड, इसे अलग से चैप्टर ना मानकर हम इस मैटर के अंतर्गत इसे पढ़ेंगे। ये फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन आपने पढ़ी होंगी। लेकिन प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसे भी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। मिक्सचर के अंतर्गत हम होमोजीनियस, और होमोजीनियस के अंदर हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। मिक्सचर्स के अंदर हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस के हम कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका ऑल ओवर मैटर के बारे में मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर दिया है। अब हम बात करेंगे इसके सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनको हिंदी में भौतिक गुण कहते हैं। भौतिक गुण, तो भौतिक गुणों के आधार पर मैंने आपको बता दिया, भौतिक गुणों के आधार पर द्रव्य को 5 भागों में बांटा जाता है। तो जो पहला भाग होता है वो होती है आपकी सॉलिड, या उसे हम कहते हैं ठोस। तो हम सॉलिड के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है सॉलिड, और इसे हम क्या कहते हैं भैया? ठोस कहते हैं। चलिए ठोस के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि ठोस होता क्या है। तो हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। माना हमारे पास कोई क्या है? पदार्थ है, और कोई भी जो पदार्थ होता है उस पदार्थ के अंदर क्या होता है भैया? पार्टिकल्स होते हैं, उसके कण होते हैं। मान लिया ये उसके कण हैं, ये कण हैं, और इन कणों के बीच में जो आप गैपिंग देख रहे हैं, देखिए एक दूसरे से सटे हुए हैं। मतलब सॉलिड्स के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से सटे हुए हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड होता है, उनके बीच में पार्टिकल गैप क्या होता है? जीरो होता है, या पार्टिकल गैप क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। अर्थात जो आपका फोर्स लगेगा जब किसी दो पार्टिकल के बीच में गैप ना हो या नेग्लिजिबल गैप हो, तो दोनों बॉडी आपस में क्या करती हैं भैया? अट्रैक्शन करती हैं। और जब यहां अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा तो दोनों बॉडी आपस में क्या आ जाएंगी? करीब आ जाएंगी। और जब करीब आ जाएंगी तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं भैया? सॉलिड अवस्था कहते हैं, जिसमें पार्टिकल का गैप क्या होता है? ना के बराबर होता है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है भैया? इंक्रीज कर जाता है, ज्यादा हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैपिंग नहीं पाई जाती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज की यदि हम बात करें तो सॉलिड जो होता है, सबसे पहली बात, ये एक स्टेट ऑफ मैटर है,
तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर। यह द्रव्य की प्रथम अवस्था है। द्रव्य की सबसे पहली अवस्था फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर वो क्या है भैया, ठोस है, सॉलिड है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में यदि बात करें तो सॉलिड्स की जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है भैया, सॉलिड जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, जब पार्टिकल पास पास आ जाते हैं तो सॉलिड क्या होते हैं भैया, हार्ड होते हैं। क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं सॉलिड जो होता है वो कठोर होता है। कैसा होता है, कठोर होता है। तो सॉलिड जो होता है कठोर होता है। तीसरी प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें तो इस सॉलिड के अंदर मान लीजिए हमने क्या किया, यदि हम किसी पुस्तक को अपनी टेबल पर रख देते हैं तो वो स्वयं आपको उसी टेबल पर उसी स्थान पर प्राप्त होती है। अर्थात जो सॉलिड होते हैं उसके कण आपके मूव नहीं करते हैं, वो केवल वाइब्रेशन करते हैं। तो यहां हम तीसरी पॉइंट जो लिखेंगे वो लिखेंगे नो मोशन, इनके अंदर गति नहीं पाई जाती है, ओनली वाइब्रेशंस, ओनली वाइब्रेशंस। यदि आप किसी सॉलिड चीज में मान लीजिए फोर्स लगाते हैं तो वो खिसकती नहीं है, केवल उसमें क्या होते हैं भैया, कणों के बीच में वाइब्रेशंस होते हैं, तो कंपन होता है। यहां पर जो कण होते हैं वो खिसकते नहीं है, मोशन नहीं करते हैं, गति नहीं करते हैं, केवल उनके बीच में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो जो अगला पॉइंट आता है उसे हम कहते हैं शेप एंड साइज। शेप एंड साइज। तो शेप एंड साइज आप देखते हैं सॉलिड जो होते हैं उनका शेप एंड साइज क्या होता है भैया, डेफिनेट होता है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है भैया, शेप एंड साइज इनका फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए कोई बुक है या कोई ब्रिक है, ईंट है, तो ये क्या होते हैं, एक बार जो साइज दे दिया वो साइज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका साइज जो होता है भैया वो डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, इसे चेंज नहीं हो सकता। मतलब आप रखेंगे नहीं, जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तो इसके साइज को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम। इनका जो आयतन होता है वो भी डेफिनेट होता है, डेफिनेट। तो इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी कैसा होता है, डेफिनेट। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, सॉलिड्स की बात कर रहा हूं। तो सॉलिड्स में क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है। अब हम नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 6 की। तो सॉलिड्स जो होते हैं, मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था, इनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसका मतलब इसमें क्या होता है भैया, लार्ज फोर्स, लार्ज फोर्स होता है भैया। तो जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स है उनके बीच में फोर्स लार्ज लग रहा है, तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, इनके बीच में गैपिंग कम हो जाएगी। तो अगला जो पॉइंट आता है वो ये आता है, यदि फोर्स ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा तो पार्टिकल की साइज क्या हो जाएगा भैया, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर गैपिंग, इंटरमॉलिक्यूलर गैपिंग ये आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस और नेग्लिजिबल। तो कहने का मतलब यह है कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर गैप था या तो वो कम हो जाएगा या ना के बराबर हो जाएगा, बॉडी एक दूसरे से चिपक जाएगी। अब हम देखते हैं भाई सॉलिड के बारे में पूरी प्रॉपर्टी दोबारा से देख लेते हैं। तो जो सॉलिड होते हैं उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर गैप होता है वो ना के बराबर होता है, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम होता है। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है, ये द्रव्य की प्रथम अवस्था है, फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है। जो सॉलिड होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर द्रव्य की प्रथम अवस्था होती है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है कि ये जो आपके सॉलिड होते हैं ये थोड़े हार्ड होते हैं। हार्ड का मतलब क्या है, ये कठोर हैं। नंबर 3 पॉइंट, नो मोशन, इनमें कोई गति नहीं होती। जब इनमें गति नहीं होती तो क्या होता है भैया, इनमें होता है वाइब्रेशन। जब हम किसी भी कण में फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करते हैं भैया, वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या भैया, शेप एंड साइज। इनके जो सॉलिड होते हैं इनके शेप एंड साइज क्या होते हैं भैया, फिक्स होते हैं। क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इनका वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इनका क्या होता है भैया, डेफिनेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं एसी की बात करूं, मान लो ये सॉलिड का कोई क्या है भैया, एक कंपाउंड है, सॉलिड है, तो यहां पर क्या होगा, इसकी लेंथ आपकी फिक्स होगी और इसकी जो ब्रेथ है वो भी क्या होगी, फिक्स होगी। तो इसका जो एरिया होगा वो भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इसका वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। जैसे वॉल्यूम क्या होता है भैया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट अगर आप निकालेंगे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा भैया, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉलिड्स होते हैं उनका जो डेफिनेट क्या होता है, वॉल्यूम होता है।
अब हम सबसे मेन बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। तो जो पार्टिकल के बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो ज्यादा होता है, और जब फोर्स ज्यादा होता है तो जो इंटरमोलिकुलर गैप होता है दो पार्टिकल्स के बीच में वो गैप कम हो जाता है, क्योंकि जब फोर्स लगता है अट्रैक्शन का तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, और जब मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं तो उनके बीच में गैपिंग क्या हो जाती है भैया, कम हो जाती है। तो ये आपका था भैया सॉलिड्स के बारे में। अब हम सेकंड स्टेट की बात करते हैं भैया, लिक्विड की। भौतिक गुणों के अंदर जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है उसे हम कहते हैं लिक्विड, या इसे हम हिंदी में कहते हैं द्रव। द्रव और द्रव्य का आप ध्यान रखेंगे, द्रव्य मैटर को कहते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, द्रव क्या होता है, लिक्विड होता है। अब यदि हम बात करें तो जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल्स की यदि हम बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से थोड़ा गैपिंग पर होते हैं, उनके बीच में थोड़ा सा क्या होता है, गैप होता है। तो जब दो पार्टिकल के बीच में क्या है भैया, गैप है, दो पार्टिकल के बीच में क्या है भैया, गैप है, तो हम इसे देखें। सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी भैया लिक्विड की, कि ये सेकंड स्टेट ऑफ मैटर, सेकंड स्टेट ऑफ मैटर, यह द्रव्य की दूसरी अवस्था है। बाइलिंगुअल आपको बता देता हूं मैं, द्रव्य की दूसरी अवस्था, द्रव्य की दूसरी अवस्था। सेकंड पॉइंट की हम बात करें, यह द्रव्य की दूसरी अवस्था हो गई। इसमें लगने वाले बीच में जो फोर्स होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल, जो अंतर आणविक बल होता है वो लिक्विड्स में क्या होता है, सॉलिड की अपेक्षा कम होता है। और जब अंतर आणविक बल आपका कम होगा तो यहां पर जो आपकी डिस्टेंस है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में या दोनों पार्टिकल्स के बीच में, डिस्टेंस आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि फोर्स आपका क्या हो रहा है भैया, अंतर आणविक बल जो होता है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, सॉलिड की अपेक्षा कम हो जाता है। जब बल आपका कम लगेगा इसका मतलब अट्रैक्शन कम होगा, और पार्टिकल्स के बीच में जो गैपिंग है, दूरी है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो तीसरा पॉइंट आपका यहीं से आ जाता है, जब आपका अंतर आणविक बल है वो क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाता है, तो क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अगर हम इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करें तो जो डिस्टेंस होती है अंतर आणविक दूरी, अंतर आणविक दूरी, जो दूरी है भैया वो क्या हो जाती है, जब आपकी फोर्स कम हो जाएगी तो दूरी क्या हो जाएगी भैया, बढ़ जाएगी। तो जो इसमें क्या है भैया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, सॉलिड के मुकाबले क्या हो गया, इंक्रीज कर गया है। तो अंतर आणविक दूरी जो है वो इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। तो दो पार्टिकल्स के बीच में जो दूरी है उसकी गैपिंग बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो जो चौथी प्रॉपर्टी होती है टेंडेंसी टू फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो, बहने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या रखते हैं भैया, बहने की प्रवृत्ति, बहने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप किसी लिक्विड को लेते हैं और उसे क्या करते हैं भैया, एक बाल्टी में भर के फैला देते हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बह सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, लिक्विड के अंदर बहने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेप एंड साइज की। तो जो कोई भी लिक्विड है उसका जो शेप एंड साइज होता है वो क्या होता है भैया, सुन लीजिए, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। तो लिक्विड की अवस्था की हम बात करें तो इनका जो शेप एंड साइज होता है वो डिपेंड करता है भैया किस पर, शेप ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में इनको रखा जाता है लिक्विड उसी का ही शेप ले लेता है। जैसे हम बात करें कि यदि हम 1 लीटर पानी को बोतल में रखते हैं तो बोतल का शेप ले लेता है, और यदि हम 1 लीटर पानी को बाल्टी के अंदर रखेंगे तो वो उस बाल्टी का शेप ले लेता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं, जो द्रव होते हैं, उनका जो शेप और साइज होता है वो कंटेनर की शेप पर डिपेंड करता है जिसमें वो धारण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं वॉल्यूम। इनका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इसे हिंदी में कहते हैं भैया आयतन। तो जो आपका लिक्विड्स होते हैं, जो आपके क्या है भैया द्रव हैं, उनका जो आयतन होता है वो आयतन जो होता है भैया वो डेफिनेट होता है, सॉलिड की तरह। डेफिनेट
या इसको हम कह सकते हैं भैया फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है, या हिंदी में से कहते हैं निश्चित होता है। क्या होती है? निश्चित होता है। तो जो आपका आयतन है वो क्या होता है भैया? डेफिनेट होता है, या निश्चित होता है, या फिक्स होता है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं, जैसे अगर हम 1 लीटर पानी लेते हैं बोतल के अंदर, तो भैया वो 1 लीटर ही रहेगा, और यदि उस पानी को हम बाल्टी में कर देते हैं तब भी वो पानी क्या भैया? 1 लीटर ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आयतन जो होता है द्रव का वो क्या होता है भैया? फिक्स होता है। आयतन क्या होता है? फिक्स होता है। तो ये आपकी द्रव के बारे में पूरी क्या हो गई, इनकी गुण हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जो द्रव होता है उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ये आती है कि वो द्रव्य की दूसरी अवस्था होती है। इट इज अ सेकंड स्टेट ऑफ मैटर। सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो इसके बीच में अंतर आणविक बल होते हैं। अंतर आणविक बल होते हैं सॉलिडों के मुकाबले कम। अब जो सॉलिडों के मुकाबले बल लगेगा कम, तो पार्टिकल की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी? ज्यादा। तीसरी पॉइंट आती है इसमें अंतर आणविक दूरी। तो भैया इसमें दूरी क्या हो जाएगी? पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो इसमें टेंडेंसी टू फ्लो, लिक्विड के अंदर क्या होता है? बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, टेंडेंसी टू फ्लो पाया जाता है। यदि हम किसी लिक्विड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैला देते हैं तो वो बहकर दूसरे स्थान पर चला जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड जो होते हैं उनमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम देखें शेप एंड साइज, तो किसी भी लिक्विड का जो शेप एंड साइज होता है वो किसी कंटेनर पर डिपेंड करता है। यदि कोई कंटेनर है आपके पास, तो कंटेनर जो होता है उस कंटेनर का ही शेप ले लेता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड होता है उसकी शेप कंटेनर पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आयतन। तो आयतन की हम बात करें तो किसी भी लिक्विड का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम सॉलिड की तरह ही क्या होता है? डेफिनेट होता है। क्यों होता है भैया? क्योंकि यदि एक जो लिक्विड होता है, यदि उसे हम 1 लीटर लेते हैं तो उसे आप कहीं भी रखिए तो वो जो वॉल्यूम रहेगा वो उसका 1 लीटर ही रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड होता है उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? निश्चित होता है, फिक्स होता है। अब हम बात करेंगे द्रव्य की तीसरी अवस्था के बारे में। द्रव्य की तीसरी अवस्था, द्रव्य की तीसरी अवस्था गैस होती है। तीसरी अवस्था है भैया गैस। गैस को हिंदी में भी गैस कहते हैं। अब ये गैस क्या है भैया, इसके बारे में जान लेते हैं। जो गैस होता है उसके पार्टिकल सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले क्या होते हैं भैया? दूरी पर होते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं इनके बीच में जो आपकी अंतर आणविक दूरी है, अंतर आणविक दूरी, अंतर आणविक जो दूरी है वो दूरी क्या भी है? ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इनके बीच में जो दूरी क्या है भी है? ज्यादा है। तो इसके बीच में क्या लग रहा होगा? बल लग रहा होगा। जो बल लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा? ये कम लग रहा होगा। तो जब बल कम लगता है तो अंतर आणविक दूरी ज्यादा हो जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दो पार्टिकल्स जो होते हैं गैस के, उनके बीच में बल कम लगता है, या ना के बराबर लगता है, या नेग्लिजिबल लगता है। जब किसी दो पार्टिकल या मॉलिक्यूल के बीच में जो बल लगता है वो ना के बराबर लगेगा, तो एक पार्टिकल यहां रहेगा, दूसरा पार्टिकल यहां रहेगा, क्योंकि इनके बीच में दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब दो चीजें दूरी पर होती हैं तो उनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगता, और जब फोर्स नहीं लगेगा तो ये दूर दूर चले जाएंगे पार्टिकल। अर्थात ये कैसी अवस्था हो जाएगी? गैसीय अवस्था हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? गैसीय। ये अवस्था हो जाएगी गैसीय अवस्था। अब हम इसके गुणों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला गुण क्या कहता है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये आपका थर्ड स्टेट ऑफ मेथड है, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। यह द्रव्य की तृतीय अवस्था है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है भी इसका? इसके बीच में जो अंतर आणविक दूरी है तो वो बलों पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आता भी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं वो इसमें नेग्लेक्सिबल होते हैं या डिक्रीज कर जाते हैं। तो जब फोर्स ही आपका नहीं लगेगा, नेग्लेक्सिबल हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा भैया? इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, अंतर आणविक दूरी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि गैसों के मॉलिक्यूल्स के बीच में बल कम लगता है तो दूरी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। अब हम बात करेंगे नंबर 4, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है भैया डिफ्यूजन, प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन।
इसमें क्या होता है, जो गैसें होती हैं वो लार्ज अमाउंट में डिफ्यूजन करती हैं, तो ये गैस होती हैं वो बहने की प्रवृत्ति रखती हैं। जैसे यदि आप परफ्यूम का एक स्प्रे लगाते हैं तो वो 2 3 4 व्यक्तियों तक चला जाता है, और यदि आपके यहाँ घर पर कोई गर्म चीज बन रही है, जैसे पराठे बन रहे हैं, तो उसकी खुशबू 3 4 घर तक जाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो डिफ्यूजन होता है, जो डिफ्यूजन होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है कोल्ड गैस और एक होता है भैया हॉट गैस। तो जो कोल्ड गैस होती हैं उसकी खुशबू आपके 2 3 व्यक्तियों तक जा रही है, तो डिफ्यूजन क्या होता है भैया, कम होता है। और जो आपके पराठे बनते हैं तो उसका डिफ्यूजन क्या होता है, 2 3 घर तक खुशबू जाती है, मतलब ज्यादा होता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो गैसों में डिफ्यूजन होता है, विसरण होता है, डिफ्यूजन को हिंदी में कहते हैं विसरण। तो गैसों का जो विसरण होता है वो गर्म गैसों के केस में ज्यादा विसरण होता है और ठंडी गैसों के केस में कम विसरण होता है। तो इसकी चौथी प्रॉपर्टी हो गई भैया विसरण की या डिफ्यूजन की। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, इनके बीच में फोर्स तो आपने पढ़ लिया, नेग्लिजिबल होते हैं। इनकी शेप साइज की बात कर लेते हैं, शेप एंड साइज। तो भैया गैसों के केस में हम देखें तो इनके आकार जो होते हैं, आकार ये इंडेफिनिट होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित, अनिश्चित का मतलब क्या है, यदि आप किसी गैस को एक बार स्प्रे निकाल देते हैं बोतल से तो उसको आप कलेक्ट नहीं कर सकते। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी सिलेंडर के अंदर यदि 5 kg गैस है तो यदि आप उसे दूसरे कंटेनर में खिलाते हैं तो वो 5 kg नहीं रहेगी, वो थोड़ा कम हो जाएगी। अर्थात क्या हुआ, उसका जो वॉल्यूम है वो भी चेंज कर जाता है और उसका शेप साइज भी क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। जैसे आपने यदि किसी सिलेंडर से गैस को निकालकर किसी कमरे में छोड़ दिया तो वो कमरे का आकार ले लेगी, इसका मतलब आकार भी चेंज हो गया। और वो गैस क्या होती है, जैसे मान लो 5 लीटर है तो उसकी जगह आपकी 4 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम भी क्या हो जाता है भैया, चेंज हो जाता है। तो चेंज इन वॉल्यूम, आयतन भी आपका क्या होता है भैया, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, इनडेफिनिट होता है। ये आपका गैसेस का केस है। तो दोबारा से देख लेते हैं, गैसेस जो होती हैं उनके बीच में अंतराण्विक दूरी ज्यादा होती है क्योंकि अंतराण्विक बल क्या होते हैं भैया, कम होते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि ये आपका तीसरी स्टेट ऑफ मैटर है, मतलब द्रव्य की तृतीय अवस्था है। दूसरा पॉइंट आता है इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स हैं वो फोर्स नेग्लिजिबल होते हैं। कैसे होते हैं भैया, कम होते हैं या नेग्लिजिबल होते हैं, नगण्य होते हैं, जिससे क्या होता है मॉलिक्यूल के बीच की जो दूरी होती है वो दूरी बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट जो आता है प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, इसमें विसरण का गुण पाया जाता है। जो ठंडी गैसें होती हैं उनका कम विसरण होता है और जो गर्म गैसें होती हैं उनका ज्यादा विसरण होता है। क्योंकि इसमें भी एक कारण होता है, जब आपकी हॉट गैसेस होती हैं, हॉट गैसेस, तो जब हम किसी भी चीज को टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के। जैसे ही हम उसे टेम्परेचर देंगे तो गैस गर्म हो जाएगी, और जब गैस गर्म हो जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी किसी चीज की बढ़ जाती है तो उसके बीच में मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। और जब मॉलिक्यूल आपके दूर दूर हो जाएंगे तो गैस का जो विसरण होगा भैया वो तेजी के साथ होगा, मतलब ज्यादा होगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे कि जब किसी चीज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं। अगला पॉइंट है भैया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का तो मैंने अभी आपको बताया था कि यदि आप 1 लीटर गैस लेते हैं और उसे दूसरे कंटेनर में यदि हम खिला देते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है भैया वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपकी 5वीं प्रॉपर्टी थी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। गैस के बाद जो इसमें प्रॉपर्टी आती है वो आता है प्लाज्मा, और एक अंतिम प्रॉपर्टी इसमें रह जाती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये छोटी छोटी 2 प्रॉपर्टी है, इन्हें और पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है प्लाज्मा। अब देखिए भाई प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा तो सबसे पहली बात क्या है, जो प्लाज्मा होता है भैया वो जो आपकी द्रव्य है, द्रव्य की चौथी अवस्था है, चौथी अवस्था है। ये परीक्षा में पूछा गया है कि प्लाज्मा द्रव्य की कौन सी अवस्था है, तो ये भैया चौथी अवस्था है, क्योंकि ये चौथे नंबर पर ही खोजी गई है, तो इसे हम द्रव्य की चौथी अवस्था कहते हैं। तो जो प्लाज्मा की पहली कंडीशन तो आपको पता चल गई कि ये द्रव्य की क्या है, चौथी अवस्था है। जैसे द्रव्य की पहली अवस्था ठोस थी, दूसरी अवस्था द्रव थी,
तीसरी अवस्था गैस थी, इसी प्रकार से ये कौन सी अवस्था भी है, चौथी अवस्था है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, जो प्लाज्मा होता है वो आपका भैया हाई टेम्परेचर पे बनता है। कहां बनता है, हाई टेम्परेचर पे बनता है, उच्च ताप, उच्च ताप। तो जो प्लाज्मा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो हाई टेम्परेचर पे बनती है। तो किसी भी द्रव्य की वह अवस्था जो उच्च तापमान पे बनती है तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कह रहे हैं। और जो प्लाज्मा होता है वो हाई टेम्परेचर पे बनता है। तो आप एक बात सोचिए कि जो आपका सॉलिड होता था, सबसे पहले क्या होता था भैया, सॉलिड। तो सॉलिड जो होता था या ठोस होता था उसमें हम टेम्परेचर देते थे। क्या देते थे, टेम्परेचर, T1 ताप दे रहे हैं भैया हम। तो क्या होगा, वो अवस्था को परिवर्तन करके कहां आ जाएगा, द्रव में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। और जब हम लिक्विड में भी ताप दे देंगे T2, तो ये क्या बन जाएगा भैया, गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, गैस। और जब हम गैस में भी ताप दे देते हैं T3, तो ये एक नई अवस्था बन जाती है बेटा, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। या फिर हम कह सकते हैं कि गैसों के आयन बन जाते हैं। तो गैसियस आयन, इसे हम कहते हैं गैसियस आयन। तो हम समझ गए इसमें तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी होगी प्लाज्मा की वो होगी इनके आयन गैसीय आयन के रूप में होते हैं, आयन के रूप में होते हैं। अर्थात जो गैस होती हैं यदि उनका भी टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो हमें प्लाज्मा की प्राप्ति होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा होता है वो गैसीय आयनों के रूप में पाया जाता है। अब ये गैसीय रूप में पाया जाएगा, गैसीय आयनों के रूप में पाया जाएगा, तो इतना उच्च टेम्परेचर होता कहां है भैया। तो इसका एग्जाम्पल आप देख लेंगे। तो एग्जाम्पल जो होता है भैया वो होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब। और एक आप जानते ही हैं जो सूर्य होता है, सन, जो सूर्य होता है उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं वो आयंस के रूप में ही पाए जाते हैं, क्योंकि वहां सतह पर टेम्परेचर 3000-6000 पाया जाता है। तो सबसे अधिक टेम्परेचर पे जो अवस्था पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो ये तो बेटा प्लाज्मा के बारे में पूरा होता है। सुपर टेट में प्लाज्मा में इन बिंदुओं से अलग आपसे कुछ नहीं पूछेगा। प्लाज्मा द्रव्य की चौथी अवस्था होती है। दूसरा पॉइंट हम देखें तो इसको उच्च ताप पर बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट हम देखें तो इसके आयन गैसीय आयनों के रूप में होते हैं। चौथा पॉइंट देखें तो इसका जो एग्जाम्पल है भैया वो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है और सूर्य में ये पाया जाता है, क्योंकि सूर्य का तापमान अधिक होता है और सूर्य के अंदर जो होता है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के आयन होते हैं, इसलिए वहां पर क्या होता है भैया, प्लाज्मा उपस्थित होता है। नेक्स्ट जो लास्ट इसकी स्टेज बचती है उसे हम कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है इसे समझ लीजिए। ये लास्ट आपकी फिफ्थ अवस्था है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हिंदी में भी इसे यही कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है वह द्रव्य की पांचवी अवस्था है, फिफ्थ स्टेज। ये द्रव्य की फिफ्थ स्टेज है। इसका मतलब क्या हुआ, ये द्रव्य की पांचवी अवस्था होती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। दूसरा पॉइंट क्या है भैया, ये जो अवस्था होती है ये निम्न ताप पर बनती है। कहां बनती है, निम्न ताप पर, निम्न ताप, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। अभी तक आप क्या समझते थे कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर पर क्या बनती है, गैस बनती है, और आप समझते थे सबसे कम टेम्परेचर पे सॉलिड बनता है। लेकिन आज के बाद आप जब समझेंगे कि बोस आइंस्टीन जो कंडेंसेट अवस्था है वो निम्न ताप पे बनती है, सॉलिड के भी नीचे बनती है। ये क्या बनती है, सॉलिड के भी नीचे एक अवस्था बनती है, इसे हम कहते हैं BEC। और ये आपका क्या होता है भैया, इसमें जब T1 टेम्परेचर दिया जाता है तब ये इधर जाती है सॉलिड स्टेट की तरफ। तो सबसे कम तापमान किसका हो गया, यहां हो जाएगा आपका निम्न ताप, निम्न ताप। और ये इस प्रकार से इंक्रीज करता हुआ जाएगा और यहां हो जाएगा उच्च ताप। तो उच्च ताप किसका होता है भैया, गैसियस आयन का होता है या प्लाज्मा का होता है। और निम्न ताप किसका होता है भैया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का होता है। इतना आप समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट, इसका जो उदाहरण होता है, इसका जो उदाहरण है उसे हम कहते हैं भैया सुपर कंडक्टर। क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर।
सुपर कंडक्टर को हिंदी में कहते हैं भैया अति चालक। अति चालक ये पूछा गया है कि जो आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है इसका उदाहरण बताइए, तो भैया ये सुपर चालक जो होते हैं, अति चालक जो होते हैं, वो इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो ये द्रव्य की पांचों अवस्थाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि द्रव्य की पांचों अवस्थाएं क्या होती हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा एक क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं कि फिजिकल स्टेट के आधार पर जो हमने आपको आज ये पांच अवस्थाएं बताई हैं कि द्रव्य की पांच अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, उसके आधार पर मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं। तो क्वेश्चन क्या कहता है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर, निम्न में से कौन द्रव्य है। तो देखिए भाई मैं आपको दे देता हूं यहां पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, प्लास्टिक, स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल कोल्ड ड्रिंक्स, चेयर, टेबल, बुक, ईटीसी। तो इनमें से आपको छांटकर बताना है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, जिसका लोग गलत जवाब देकर भी आए थे। तो अब यहां हम देखेंगे कौन सा इसमें से सही है, कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है द्रव्य कौन सा है, निम्न में से कौन सा द्रव्य है। तो देखिए भाई प्लास्टिक होता है, इसे हम छूकर देख सकते हैं और इसमें वजन होता है, तो क्या हो गया भैया, प्लास्टिक हमारा क्या हो जाएगा, द्रव्य हो जाएगा। स्मेल ऑफ परफ्यूम की हम बात करें तो स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या होती है भैया, इसकी बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसको देख लीजिए। स्मेल, तो स्मेल भैया आपका द्रव्य नहीं होता है, क्योंकि स्मेल को हम क्या कर सकते हैं भैया, केवल महसूस कर सकते हैं। इसे हम, इसमें वजन नहीं हो सकता, इसे हम देख नहीं सकते, या किसकी स्मेल है हमें ये भी नहीं पता है। तो स्मेल क्या है भैया, मैटर नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स ये भैया आपका मैटर है। चेयर, इसे आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। टेबल है, ये भी होगा। बुक है, ये भी होगा। अब हम बात करते हैं स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट है भैया, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो यहां हम स्मेल को बता रहे हैं कि ये मैटर नहीं है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो जो परफ्यूम की स्मेल होती है, तो परफ्यूम की स्मेल जो होती है वो भैया मैटर होती है। क्यों होती है, तो इसकी चर्चा हम यहां कर लेते हैं। तो जो मैटर की डेफिनेशन होती थी, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और उनमें द्रव्यमान होता है या मास होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो भैया देखिए जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है, मैटर की डेफिनेशन होती है केमिकल कंपोजिशन, कंपोजिशन या केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन, जिन वस्तुओं के अंदर रासायनिक संगठन होता है, जो किसी रसायन से मिलकर बनी होती हैं, या इनका कोई डेफिनेट फॉर्मूला होता है, उन्हें भी हम मैटर के अंतर्गत रखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में आप यहां पर एक चीज जोड़ लेंगे, स्थान घेरती है, जिनमें द्रव्यमान होता है और जिनका क्या होता है भैया, केमिकल कंपोजिशन होता है। क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन होता है, उन्हें हम द्रव्य कहते हैं। तो भैया स्मेल ऑफ परफ्यूम जो है उसमें आपका केमिकल कंपोजिशन है, क्योंकि परफ्यूम जो होता है वो किसी ना किसी कणों से मिलकर बना होता है, तो इसका एक डेफिनेट फॉर्मूला भी होता है। इसलिए हम इसे कहते हैं भैया स्मेल ऑफ परफ्यूम जो है वो क्या है भैया, मैटर है। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। लास्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, तो भैया क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था मैटर वाले चैप्टर में से कि निम्न में से किसकी काइनेटिक एनर्जी, या इसको हिंदी में कहते हैं भैया गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा उच्च होती है। इंग्लिश वाले देख लेंगे भैया हाई काइनेटिक एनर्जी। तो आपसे पूछा गया था पेपर में कि इन जो आपको दिए हुए हैं ऑप्शंस, उनमें से काइनेटिक एनर्जी किसकी हाई होती है।
तो जो काइनेटिक एनर्जी हाई होती है वो सबसे पहले भैया इसमें ऑप्शन था गैस, नंबर 2 सॉलिड, नंबर 3 लिक्विड, नंबर 4 प्लाज्मा। तो भैया जब हमने प्लाज्मा या किसी के बारे में नहीं पढ़ा था तब तो हम इसमें गैस मानते थे, लेकिन आज हमें पता है कि जो प्लाज्मा है वो सबसे ज्यादा उच्च ताप पर बनता है, और जो उच्च ताप पर जो चीजें बनती हैं वो गैसें नहीं होती, वो गैसों के आयन होते हैं। तो जब गैसों के आयन होंगे तो वो गैसों के जो आयन होते हैं, आयन वजन में गैसों से भी हल्के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब उसमें टेम्परेचर क्या होता है भी आपका आयनों में, मैंने बताया था प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट है जिसमें हाई टेम्परेचर पे बनती है, और जो टेम्परेचर होता है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लाज्मा वाली जो स्टेट होगी उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। और इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो आंसर भी इसका क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। तो आज मैं आपको मैटर के बारे में बस इतना ही बताना चाहूंगा। जो नेक्स्ट क्लास आएगी हम उसमें बात करेंगे भैया मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। वो फिजिकल के बारे में तो इसमें ही बात कर लिया है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। उसमें मैं आपको पूरा केमिकल प्रॉपर्टी में एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, इन सब के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।